हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं हाउ टू राइट एंड पब्लिश अ रिसर्च पेपर स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स एट। क्योंकि जो जिन व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है वो अभी एमएससी पास करके और सेकेंड हायर स्टडीज के लिए डबल एमएससी करने के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये उनकी क्वेरी थी। तो इसमें पहले दो पार्ट में हमने देखा है कि पहले तो आप प्री रिव्यू कैसे करें, पूरी एक जो बैकग्राउंड कैसे बनाए रिसर्च पब्लिकेशन के लिए फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानना है, प्रॉब्लम रिसर्च करने हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, पॉइंट्स लिखने हैं, लाइब्रेरीज देखनी है, वेबसाइट्स जानी है, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने हैं, टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद इधर उसके बाद जर्नल सेलेक्ट कीजिए जिनमें आप अपना इंडेक्स अच्छी इंडेक्सिंग वाले अच्छे यूजीसी केयर लिस्ट वाले जर्नल्स के बारे में। अब ये सारा डिटेल्स की यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, स्कॉपस क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें, ये टर्म्स जो हैं, अगर आप जानना चाहते हैं। एक तो और मैं फिर से आपको कहूंगी कि पेपर्स लिखने के पहले भी, पेपर्स को पब्लिश कराने के पहले भी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जो टर्मिनोलॉजी वाली मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें से टर्मिनोलॉजी वाला मैं लिंक दे दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो थ्रू दैट। सो लेट अस कम टू द मेन पार्ट, जिसमें हमने देख लिया कि रिसर्च पेपर के लिए आप ने स्टडी कर ली है, अपने इंटरेस्ट देख लिया है, बहुत सारी सिलेक्शंस कर ली हैं, बहुत सारा खोज का पड़ताल कर ली है, टाइटल खोज लिया है, उसके बाद रिसर्च पेपर की बॉडी लिख ली है, जिसमें टाइटल, अफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू एंड देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, वो रेफरेंसिंग, अपेंडिक्स, इंडिसे, एब्रीविएशंस की लिस्ट, वो सारा कैसे बनाए, ये सारा हम करके आए हैं। आपके यहाँ से अगर हम देखें इनको, तो रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के रिव्यू पेपर्स तक यहाँ तक आप कर चुके हैं। हम कर चुके हैं पहले दो वीडियो में। अब हमें देखना है कि हम पब्लिशिंग कैसे करें। ये जो आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज द टाइपिंग स्टाइल। एक रिसर्च पेपर जब आपने तैयार कर ली है, तो उसे किस स्टाइल में आप टाइप करके तैयार करेंगे, जिसमें कहाँ डबल स्पेसिंग होगी, कितनी मार्जिन होगी, कितना फॉन्ट होगा, ये सारे डिटेल्स के लिए अब आप अगर इन इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, जिसमें हम फिर से देख सकते हैं। रिसर्च का लास्ट स्लाइड में आएगा कि किस तरह की एपी स्टाइलिंग क्या है, एमएलए स्टाइलिंग क्या है। इसके पहले के वीडियो में भी मैं शिकागो के बारे में दे चुकी हूँ। वो स्टाइल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, रेफरेंस कैसे लिखने हैं और डिफरेंट स्टाइल्स। अगर आपको और शॉर्ट में और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट अस कम बैक टू आवर मेन पार्ट, दैट इज पब्लिशिंग आवर रिसर्च पेपर, which is now already we have done prepared with all these points. मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है, उसकी टाइपिंग रेडी है। टाइपिंग और मैन्युस्क्रिप्ट इज द हैंड रिटन आपका डॉक्यूमेंटेशन है, और अब उसे आपको टाइप करना है। तो उसकी टाइपिंग या तो आप एक जनरल फॉलो कर सकते हैं, या इसी वीडियो में आगे स्टाइल दिया हुआ है कुछ कुछ पर्टिकुलर जर्नल्स, इसीलिए ये एक तरीका आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आप थोड़े हाई स्टैंडर्ड पे जाना चाहते हैं तो थीम सेलेक्ट करने के बाद उस थीम से रिलेटेड एक अच्छा जर्नल सेलेक्ट कीजिए। या जैसा इसके पहले कुछ शॉर्ट्स भी मैंने दिए हुए हैं रिसर्च के राइटिंग एंड पब्लिकेशंस पे, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट तरीकों से आप पब्लिशिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। पहला है कैन पुट योर पेपर इन आर्काइव। आर्काइवल रिसर्च एक बहुत ही बिगिनर के लिए हेल्पफुल है, जिसमें आप जो एक जैसे एक दुकान की आर्काइव होती है, जिसमें उस शॉप की कोई अगर काफी पुरानी दुकान है तो उनका पूरे रिकॉर्ड्स होंगे, उन रिकॉर्ड्स को निकाल करके, वैसे ही आपकी थीम है
उस थीम से रिलेटेड जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे रिकॉर्ड से आप प्योरली कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर बना सकते हैं, जिसको हम रिव्यूड पेपर के नाम से भी जानते हैं। वो जितने पेपर्स, जितने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उन्हीं से आप उनके पॉइंट्स निकाल करके अपना एक पेपर तैयार कर लें। उस रिव्यूड पेपर की बहुत वैल्यू नहीं होती है, बट बिगिनर्स के लिए कम से कम वो कंपाइलिंग करना, लिखना, पॉइंट्स सेलेक्ट करके पॉइंट्स पर एम्फसाइज करके लिखना, ये सब सीख सकते हैं। बट दैट टाइप ऑफ पब्लिकेशन इज नॉट ऑफ एनी पब्लिकेशन काउंटिंग। आपके पब्लिश्ड पेपर काउंटिंग में वो कहीं भी काउंट नहीं होंगे। दैट इज ओनली फॉर द बिगिनर्स। नाउ वंस जो बाकी के दो तरीके हैं, यू कैन प्रेजेंट योर पेपर थ्रू अ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंसेस को आप पहले भी अटेंड करके आए हैं अपना थीम सेलेक्ट करने के पहले, पर जब आपने पेपर तैयार कर लिया है तो दो इंपॉर्टेंट तरीकों से आप अपने पेपर को पब्लिश कराने के लिए मूव कर सकते हैं। पहला है फाइंड ए कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल से शुरू कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में फिर स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। और उन कॉन्फ्रेंसेस का जब आप ध्यान में पब्लिश कराने के लिए भेजेंगे, तो दो तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी होंगी। जब आप जर्नल सेलेक्ट करेंगे तो पहला है थीम और दूसरा है ऑर्गेनाइजर। कॉन्फ्रेंस जब आपने सेलेक्ट किया है तो कॉन्फ्रेंस मस्ट बी टेकन 2 points into consideration. First will be theme and second will be organizer. वो जो आपका कंसेप्ट कॉन्फ्रेंस है, उसके ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं। बहुत अच्छा हो कि अगर आप ऐसे जर्नल्स में पब्लिश कराने, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, जिनके प्रोसीडिंग्स बुक के फॉर्म में भी छपे, तब भी विथ ISSN नंबर वो अपना भी बुक की तरह छापें, तो इंडेक्सिंग अच्छी हो। जिन ऑर्गेनाइजर्स से लिंक हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अगर IEEE के हो सकते हैं, NITs के हो सकते हैं, IITs के हो सकते हैं, IISCs के हो सकते हैं, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनमें जो आपके पेपर्स अगर आप प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो डेफिनेटली सीधा पब्लिश होगा नहीं आपका पेपर प्रेजेंटेशन। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड हो गए, पहला बाय ओरल एंड इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स प्रेजेंटेशन हो गए कॉन्फ्रेंस में, और दूसरा हो गया जर्नल्स विथ अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर, UGC केयर लिस्टेड इम्पैक्ट फैक्टर्स। इसके बाद अगर आपने वो चुन लिया, उसके बाद उनका उसके फॉर्मेट के हिसाब से आपने अपनी पेपर तैयार किया, उसकी प्री रिव्यू कराई with your colleagues, your faculty, your teachers, your friends. Then pre-review is the reading of your paper by your well-wishers and taking their guidance, they're taking their suggestions and implying in your paper. Then आप अपने आप से अपना plagiarism check कर सकते हैं, that is copy pasting 10% से ज़्यादा plagiarism is not allowed for a reputed paper publication. Then comply with the format of the journal or conference. That is the most important point. जिस कॉन्फ्रेंस या जिस जर्नल में आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। मोस्ट हाईली वैल्यूड इम्पैक्ट वाला पब्लिकेशन है, सीधा आप UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश कराएं। एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी, 5 मई 2018 के पहले की जो UGC की लिस्ट थी, उसमें बहुत सारे जर्नल्स ऐसे थे जिनको अब UGC केयर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब ये UGC केयर लिस्ट है क्या, इसके जो गाइडलाइंस क्या हैं, ये सारा अगर आप चाहें, अगर जानना चाहें तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, या मैं कोशिश करती हूँ कि एक आपको शेयर करके UGC के कंसोर्टियम का UGC के वेबसाइट पे जाके वो फॉर्मेट आपको दे करके उसके एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस कर लें। लेट्स सी, आज हम देख रहे हैं कि पब्लिश करने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। तो पहला हो गया कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन, और दूसरा है UGC केयर लिस्टेड हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में पब्लिश कराना। तो जिसमें आपको पब्लिश कराना हो वो आप चुन लीजिए, फिर आप उसके फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, टाइपिंग कर लीजिए, टाइपिंग स्टाइल। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आगे के कुछ स्लाइड में MLA स्टाइल और APA स्टाइल के बारे में बताया। ये सारी चीजें हम रेफरेंसिंग के दौरान बात कर चुके हैं, और एक वीडियो भी मैंने रेफरेंसिंग पे बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं दे दूंगी, और टर्मिनोलॉजीज का लिंक दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आई बटन में भी। अब आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के लिए कंसर्न लिंक पर क्लिक कीजिए वेबसाइट पे जा करके उस जर्नल के, और उनका फॉर्मेटिंग को भरिए। ट्रैक
सबमिट करते ही आपको रेफरेंस नंबर अलॉट हो जाएगा, अगर एक क्विक रिव्यू के बाद। और अगर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, इसका मतलब सबमिशन तो आपका पक्का हो गया। अब आप अपने पेपर को ट्रैक कर सकते हैं उस रेफरेंस नंबर के साथ, शेयर कर सकते हैं अगर आपको आगे एडवांसमेंट के साइन मिलते हैं, प्रमोट कीजिए, पब्लिश हो जाए तो सेलिब्रेट कीजिए। सो नाउ लेट अस सी इन कन्फाइनिंग इनटू 5 पॉइंट्स, आपके 5 स्टेप्स में आप अपने पेपर को हाउ एंड वेयर टू पब्लिश। पहला, चूजिंग अ जर्नल, then second is writing your paper, third is making your submission, fourth is navigating the peer review process, and fifth is the production process. Choosing a journal, step 1 and step 2, they are vice versa. पहले आप step 1 करके तब step 2 पे जा सकते हैं, पहले आप step 2 को step 1 की जगह करके पेपर राइट करके तब अपने थीम के हिसाब से जर्नल चुन सकते हैं, या जर्नल चुन करके या कॉन्फ्रेंस चुन करके उनके थीम, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, उनके इम्पैक्ट फैक्टर, उनकी इंडेक्सिंग के हिसाब से आप अपने थीम को पेपर राइटिंग कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। जैसा हमने देखा कि आर्काइवल रिसर्च होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रेजेंटिंग योर पेपर इन कॉन्फ्रेंसेज इन फॉर्म ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर्स, इसमें आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए वो है थीम मैच कीजिए, ऑर्गेनाइजर्स ध्यान दीजिए जो कि IITs, NITs, IIScs अगर के जैसे ऑर्गेनाइजर्स हों तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अगर अपने प्रोसीडिंग्स को खुद भी एक अपने बुक के फॉर्म में भी ISSN नंबर के साथ पब्लिश कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत होगा, अच्छा होगा, साइटेशन बहुत अच्छा होगा, और आपका जो प्रेजेंटेशन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बिकॉज इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स की बुक, दे हैव वेरी हाई वैल्यूज बट they don't have SCJR and impact factor। ये जो presentations करके कॉन्फ्रेंसेज में presentations करने के बाद जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उनकी SCJR फैक्टर या इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं होती है, दैट इज अ फैक्ट। बट बिगिनर्स के लिए इम्पैक्ट फैक्टर या SCJR फैक्टर से ज्यादा जरूरी है उस जर्नल या उस प्रोसीडिंग या उस कॉन्फ्रेंस की अपनी क्या वैल्यू है, उन ऑर्गेनाइजर्स की अपनी इंडेक्सिंग कहाँ है, वो बहुत बड़ा काउंट करता है। तो सम कॉन्फ्रेंसेस पब्लिश देयर प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली इन स्कॉपस इंडेक्स्ड और UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स में। तो ऑलरेडी अगर वो कॉन्फ्रेंस या वो सेमिनार जहां आपने प्रेजेंट किया है उसकी इंडेक्सिंग है, उसकी वो लिंक है डायरेक्टली स्कॉपस इंडेक्स या UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स के साथ, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट पब्लिकेशन है, उसकी भी बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यू होगी। बट ऐसे पेपर्स यूजुअली फट से आप भेजें और फट से एक्सेप्ट नहीं हो जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, रिजेक्शंस, रेक्टिफिकेशन, सजेशन सब फेस करने के लिए तैयार रहना होता है। अगेन एंड अगेन रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार हो गई अब या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक साथ वैसे 2-3 जर्नल में भी ट्राई कर सकते हैं, बट बेस्ट वे है कि एक बार में एक जर्नल में ट्राई कीजिए, अगर वहां एक्सेप्ट नहीं हो तो आप कुछ रेक्टिफिकेशंस के साथ, अगर वो आपको सजेशंस देते हैं रेक्टिफिकेशंस के तो वो करके भेजिए, या फिर फाइनली मान लीजिए कि रिजेक्ट ही कर देते हैं तो भी निराश होने की बात नहीं है, अब दूसरे तीसरे जर्नल में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हो सकता है सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट मांगे, उनको रिव्यू करें, उनकी क्वालिटी देखें, थीम देखें, प्लेगरिज्म देखें, और तब एक्सेप्टेंस भेजें, या फिर एडवाइसेस दें या फिर रिजेक्ट करें। तो इस तरह का आपका प्रेजेंटेशन हो गया। थर्ड इज द प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन डायरेक्टली इन द पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, जो सबसे ज्यादा हाईली वैल्यूड है, जो आपके रिज्यूमे के लिए, CV के लिए, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छे, डायरेक्टली एक एक पेपर में 2 से 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट इन फैक्ट इसमें इन की जर्नल्स के बारे में भी 2-3 बातें, बल्कि 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 2 चीज ध्यान दीजिए, पेड जर्नल है या अनपेड जर्नल है। इट इज सजेस्टेबल कि हमेशा अनपेड जर्नल, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, मेहनत बहुत लगेगी, समय 3 से 9 महीने तक लग सकते हैं, जबकि पेड जर्नल बहुत सारे हैं जो कि प्रेडेटरी जर्नल ज्यादा है। प्रेडेटरी मतलब वो पैसा लेते हैं, उनका वो उन्होंने कहीं से कॉपी कर ली है, लिंक कॉपी कर लिया है,
जो कि आपको वो श्योर करेंगे कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, उनकी इंडेक्सिंग अच्छी है। बट आप खुद से पहले चेक कीजिए। अगर वो पेड जर्नल्स हैं, फीस लेकर के करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे बहुत वैल्यूड पेड जर्नल्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे पेड जर्नल्स खराब ही हैं, बट जनरली पेड जर्नल्स पैसा लेकर के बिना इंडेक्स फैक्टर के, बिना क्वालिटी ध्यान दिए हुए पब्लिश कर देते हैं। और अगर वो पब्लिकेशन आपका यूजीसी केयर लिस्टेड या इंडेक्स जर्नल्स में नहीं है, तो उनकी कोई वैल्यू आपके करियर एडवांसमेंट में नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखिए। तो बेटर गो फॉर अनपेड जर्नल्स जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में जाइए। यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को देखिए। ग्रुप 1 में नेशनल लेवल के जर्नल्स हैं, जबकि ग्रुप 2 ग्लोबल लेवल के जर्नल्स हैं। ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगी कि एक और वीडियो में मैं डायरेक्ट लिंक से शेयर करके वो उस लिंक पर आपको पॉइंट्स बता सकूं। तो ऐसे जर्नल्स में आप जा सकते हैं। प्लैगरिज्म वगैरह पर पहले आपको बहुत ध्यान देना होगा। और अनपेड जर्नल्स विथ हाई इम्पैक्ट फैक्टर इंडेक्स विथ स्कॉपस और SCJR फैक्टर और SCI इंडेक्स अगर हैं, हाई साइट स्कोर्स हैं, तो ऐसे जर्नल्स में अगर आप पेपर पब्लिश करा लेते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होगी, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत होगा, आपके पेपर की वैल्यू बहुत होगी। साइटेशन अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो अब दो और चीजें ध्यान देने की हैं जर्नल्स में पब्लिश कराते समय। जिन जर्नल्स में आप पब्लिश करा रहे हैं उनके ऑथर्स की H इंडेक्सिंग एंड I10 इंडेक्सिंग कैसी है। तो इम्पैक्ट फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर जरा बहुत संक्षेप में आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है। मान लीजिए किसी एक जर्नल ने एक साल में 1000 पेपर पब्लिश किए हैं, उस जिसमें 735 पेपर्स पे अच्छे साइटेशंस आए हैं, तो 735 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.735। ये हुआ उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। ये इम्पैक्ट फैक्टर जितना हाई होगा उतना उस जर्नल की इंडेक्स वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें आपके पब्लिकेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। और H इंडेक्स एंड I10 इंडेक्स ऑथर्स के लिए होता है। H इंडेक्स इज द एवरेज साइटेशंस। मान लीजिए आपने 5 पेपर पब्लिश किए हैं या किसी ऑथर ने 5 पेपर पब्लिश किए हैं, उनकी स्कोरिंग है, साइटेशन स्कोर है 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें इसका एवरेज 3 आएगा। यहाँ दिस शुड बी 3 क्योंकि ये 3 इन पांचों में है। तो इस तरह से इसका इन पांचों पब्लिकेशंस का जो एवरेज है, एवरेज मतलब कैलकुलेट करके नहीं, अब ये 3 नंबर इन पांचों पब्लिकेशन में है, तो द H इंडेक्स विल बी 3 हियर। सो ये भी जितना हाई होगा उतनी अच्छी इन H इंडेक्सिंग मानी जाती है। उसी तरह से जो I10 इंडेक्सिंग है, मान लीजिए 5 पेपर पब्लिश है विद द साइटेशन स्कोर ऑफ 25, 10, 11 एंड 2, तो इसमें 3 जो ऐसे साइटेशन स्कोर हैं जो 10 से ज्यादा हैं, 11, 10 और 20, तो इस पेपर का I10 इंडेक्स हो गया 3। तो इस तरह से I10 इंडेक्स या H10 इंडेक्स काउंट करते हैं। और ये इंडेक्सिंग जितनी ज्यादा होती है, जितना हाई होता है, उतना अच्छा माना जाता है। राइटिंग योर पेपर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप पेपर को प्रॉब्लम फाइंडिंग से लेकर के अपेंडिक्स तक, रेफरेंसेस तक बनाना आपका पेपर की बॉडी राइटिंग हो गई, जिसमें कि आपको दो तरह से हो सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि आप पेपर लिख लीजिए और तब जर्नल या कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कीजिए और वहां भेजिए, या फिर जर्नल या कॉन्फ्रेंस या जर्नल सेलेक्ट कर लीजिए और उनकी फॉर्मेटिंग, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से अपना पेपर तैयार कीजिए। Then step 3 will be making your submission for by clicking on the submit your paper link of that journal. आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, लॉगिन आईडी विद पासवर्ड बनाना होगा, और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग में आप सारे उसके सबमिट करके जो वो मांगते हैं वो सारा भर करके फिर आप सबमिट पर क्लिक करिएगा। तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एक इमीडिएट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अपने पेपर के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। एंड दैट इज द नेविगेटिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस। ये हो जाएगा आपका। और पीयर रिव्यू प्रोसेस, स्कॉपस जर्नल्स का मतलब ही होता है, स्कॉपस एक बर्ड का जूलॉजिकल नेम है जिसके बेसिस पर स्कॉपस फैक्टर माना जाता है, जो कि आपके इस बर्ड का नेविगेटिंग पावर बहुत अच्छा होता है, उसी बेसिस पे ये स्कॉपस इंडेक्सिंग की जाती है।
और उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। So this is the archival research, इसके important point. Then presenting in conferences, ये कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने लायक हैं यहाँ दिए हुए हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल में क्या क्या स्टेप्स हैं, गो स्टेप बाय स्टेप अपने, ये आपकी सीवी के लिए, जॉब हायर एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका है पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करना। बट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके पब्लिश करना भी बिगिनर्स के लिए उतना ही फ्रूटफुल है, जिसके लिए आपको प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आई सजेस्ट कि आप इन स्लाइड्स को अच्छे से पब्लिश करने के लिए स्लाइड्स पर एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िए। अब ये 5 स्टेप्स को के जो इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। राइट जर्नल सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनके लिए क्या क्या ध्यान देने की बातें हैं। देन स्ट्रेंथनिंग योर सबमिशन के लिए क्या क्या ध्यान देने की बातें हैं। गिव पेपर अ क्लियर विजन, नैरो और फोकस, ये नैरोइंग डाउन, टॉप डाउन मेथड हम देख चुके हैं। टॉप नॉच एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। एक चीज एब्स्ट्रैक्ट लिखने पर मैं जरूर कोशिश करूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर का जान होता है, जिसको कहते हैं द सोल ऑफ योर पेपर इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके अच्छे लर्नर पर्सन एवरीथिंग समझ जाएंगे कि आपका पेपर कैसा है। और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके अगर आगे पढ़ने के लिए पुश नहीं होता है लर्न रीडर, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं माना जाएगा इन जनरल। स्टेप 3 सबमिटिंग एंड रीसबमिटिंग योर पेपर। बी वेरी पेशेंट, डोंट पैनिक। अगर नहीं एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट विथ रिवीजन, रिवाइज एंड रीसबमिट, रिजेक्ट एंड रीसबमिट। अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है फिर अब आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। रिजेक्ट हो गया तो रेक्टिफिकेशन आया तो रेक्टिफाई कीजिए, एडवाइस आया तो एडवाइस फॉलो कीजिए। रिजेक्शन हो गया तो कहीं और ट्राई करिए या फिर से लिखिए। एंड देन स्टेप 4 विल बी नेविगेटिंग योर रिव्यू प्रोसेस। उसके बाद आप फॉलो अप करते रहिए उनको, और उन पेपर्स उस प्रोसेस में पेशेंस रखिए। रिव्यूअर कमेंट्स एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लीजिए। बाकी के मेन पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, अच्छे से समझना है प्रोसेस को। एंड देन कम्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। इफ द पेपर इज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, it will then head into production. At this stage of process, paper will be prepared for publishing in your journal, and then that is a great success. During production, you will have a variety of tasks to complete, but ये खत्म हो गया ऐसा नहीं है। उसके बाद भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस, पब्लिकेशन एक्सेप्टेंस के बाद के जो प्रोसेस हैं वो सारा आपको फॉलो करना होगा। Then you have to make sure that your research has an impact. क्या आपके का इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, रिसर्च वर्ल्ड में आपके पेपर का, दैट विल हेल्प ड्राइव योर करियर प्रोग्रेशन, बिल्ड योर नेटवर्क एंड सिक्योर फंडिंग फॉर न्यू रिसर्च। सो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन। आपको अगर आगे बढ़ना है हायर रिसर्च के एरिया में, हायर एजुकेशन के एरिया में रहना है, तो ये सारे आपको फॉलो करने ही होंगे। हियर इज द 2 स्टाइल्स, दिस इज द APA स्टाइल एंड दिस इज द MLA स्टाइल फॉर राइटिंग योर पेपर, टाइपिंग योर पेपर। नाउ चेकलिस्ट के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, किस तरह से आपको चेकलिस्टिंग करनी है अपने काम की। और ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आप यहाँ से फिर से पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। ओवरऑल आइडिया, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, देन उसके बाद तो आपके पीयर रिव्यू प्रोसेस है, पब्लिकेशन प्रोसेस है, दैट यू कैन गो थ्रू। अब ये मेन स्टेप्स हैं, पब्लिकेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइट है जहाँ से, दिस इज फॉर योर एग्जांपल, यहाँ कैसे आपको यहाँ पे साइट मिलेंगे, सारा यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है इनके फॉर्मेटिंग को और अपने पेपर को प्रोडक्शन के लिए भेजना है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, पब्लिशिंग में हेल्प करेगा। अगर आपको पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड hit the bell icon to get notifications of upcoming channel. Do promote my channel, tell your friends and known about this channel. Thank you.